हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 डायरेक्टिंग बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। तो ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। तो व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्टिंग। अगला अगला पॉइंट है इसका, व्हाट आर द फीचर्स। फीचर्स का मतलब है कि मान लीजिए सबसे पहली फीचर इट इनिशिएट्स एक्शन, मतलब जो डायरेक्टिंग है उससे काम स्टार्ट होता है। क्या होता है? स्टार्ट, कोई भी काम जो है वो स्टार्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉई है, ठीक है, और वो एम्प्लॉई जो है आज ही उसने ज्वाइन किया है। अब अगर आप उसको डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? ही विल नॉट डू, बिकॉज उसको कोई इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं। तो इसका मतलब डायरेक्टिंग का पहला फीचर क्या हो जाएगा? इट इनिशिएट्स एक्शन, ये काम को स्टार्ट कराता है। देन इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, हर लेवल पे रिक्वायर्ड है, वेदर इट इज टॉप लेवल, लोअर लेवल, तो जिस या मिडिल लेवल, हर जगह डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। कंटिन्यूस, जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। इवन जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं स्कूल जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी टाइम टू टाइम सर्कुलर और नोटिस आते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो वो भी क्या है? वो भी आपका क्या माना जाएगा? कंटिन्यूस, मतलब जब तक स्कूल चलता रहेगा तब तक नोटिस, सर्कुलर और इंस्ट्रक्शंस आते रहेंगे। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमेशा जो डायरेक्शंस होती हैं हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ ही चलती हैं। कभी भी जो सजेशंस होते हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बॉटम से टॉप की तरफ जा सकती हैं, पर जो ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस होंगी वो हमेशा, जो डायरेक्शंस होंगी हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगी। दैट इज अगेन ए फीचर ऑफ डायरेक्टिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। अब देखो इसका फायदा क्या होगा। आप सोचिए, आप इसको रटने की कोशिश मत कीजिए, आप सोचिए कि इसका फायदा क्या होगा। एक तो काम स्टार्ट हो जाएगा, दैट इट इनिशिएट्स एक्शन। मोरओवर इंटीग्रेट्स एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के एफर्ट्स को आप यूनाइट कर सकते हैं। कैसे? जब आप उनको डायरेक्शंस देंगे तो दे विल, अगर आप उनको सेम डायरेक्शन दे रहे हैं तो दे ऑल विल वर्क इन द सेम डायरेक्शन, दैट मींस देयर एफर्ट्स विल बी यूनिफाइड। देन हेल्प्स इन इंप्लीमेंटेशन द चेंज, अगर आप कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको उनको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। विदाउट इंस्ट्रक्शंस यू कांट इंप्लीमेंट द चेंजेस। जैसे मान लीजिए आप टाइमिंग चेंज करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अगेन फॉर दैट यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस। टॉक अबाउट क्रिएट्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं। देन यू केम टू नो अबाउट द प्रॉब्लम कि रॉ मटेरियल जो है वो उसका सप्लाई सही नहीं है। देन यू विल आस्क द परचेज डिपार्टमेंट, जो हेड है वो यू विल आस्क द परचेज डिपार्टमेंट टू परचेज द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। तो उससे क्या होगा? उससे एक बैलेंस क्रिएट होगा, तो जहां पे जो कमी है उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। टॉक अबाउट, अगर आपको कोई फॉरेन से कोई ऑर्डर मिल रखा है और वो ऑर्डर फुलफिल नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि उसका प्रॉब्लम ये है कि हमें एम्प्लॉइज के शिफ्ट आवर्स या उनके आवर्स को कुछ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन टारगेट बहुत बड़ा है। तो फॉर दैट यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस कि जो वर्कर्स हैं वो 1 या 2 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। तो फॉर दैट अगेन यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस, दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। तो ये मैंने आपका फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस किया। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। वैसे हमारे डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं। वन इज सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। बट अब सुपरविजन बुक से हटा दिया है। बट सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन मींस मॉनिटरिंग द रूटीन वर्क। मॉनिटरिंग द रूटीन वर्क इज व्हाट कॉल्ड सुपरविजन। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, व्हाट इज मोटिवेशन, सेकंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्या करना है? एक्साइट करना है, मोटिवेट करना है। तो मोटिवेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड मोटिवेशन। अब इसके फीचर्स क्या है? देखिए, इट इज इंटरनल फीलिंग। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये उनके रिलेटेड टू देयर माइंड, रिलेटेड टू देयर साइकोलॉजी। अब वो पर्सन मोटिवेट हुआ है नहीं हुआ है, हम उसको कैसे पता लगाएंगे? थ्रू हिज बिहेवियर। अगर वो बहुत अच्छा काम करने लगा पहले से तो दैट इज हाईली मोटिवेटेड, नहीं कर रहा है तो लो मोटिवेटेड। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस द गोल, इट प्रोड्यूसेस द गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अगर मान लीजिए वो हाईली मोटिवेट हो जाएगा तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर अचीव किया जा सकता है। एंड मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर आप उनकी सैलरी बढ़ा देते तो पॉजिटिव है, सैलरी कम कर दी या डिमोट कर दिया दैट इज नेगेटिव। नेक्स्ट, इट इज कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट सो इजी टू मोटिवेट समवन, क्योंकि आप
मान लीजिए एक पर्सन की आपने सैलरी बढ़ा दी तो वो मोटिवेट हो गया, हो सकता है दूसरे की सैलरी बढ़ाने से वो मोटिवेट ना हो सकता है उसकी सैलरी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, अब आप उसको रिकॉग्निशन दीजिए, हो सकता है नेम फेम उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो जो टॉप लेवल पे एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं उनकी मनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनकी रिक्वायरमेंट होती है नेम फेम। मान लीजिए आपने उनका फोटो लगा दिया ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, दैट इज व्हाट कॉल्ड आपका नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो आपने दिया। तो एक एम्प्लॉय को आपने नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेट किया, एक को आपने मॉनेटरी मतलब मनी से मोटिवेट किया, तो दैट इज इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नाउ वी टॉक अबाउट एक मैस्लो की थ्योरी है, अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी दी इसके लिए, दैट इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इसके स्टेप्स है, पहला जो नीड है, जो सबसे बेसिक नीड है, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल मींस फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अगर एक पर्सन की ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो देन दे विल गो फॉर द नेक्स्ट नीड, दैट इज सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड लाइक दे आर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, दे आर मतलब अपने घर पे फेंसिंग लगवा रहे हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सेफ्टी नीड। देन इज आपका सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब है समाज में मिलके चलना, समाज के जैसे चलना, जैसे सब लोगों की वियरिंग है वैसे रखना, जैसे वो फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वैसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करना, दैट इज व्हाट मींस बिकमिंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज व्हाट कॉल्ड सोशल नीड। एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब होता है सोसाइटी से थोड़ा सा ऊपर उठ के चलना, दैट इज व्हाट कॉल्ड एस्टीम नीड। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ईगो नीड, जिसमें एक पर्सन तो कार खरीद रहा है, एक थोड़ी महंगी कार खरीद रहा है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एस्टीम नीड। देन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो भी हम चाहते हैं लाइफ में बन जाते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। हम जो बनना चाहते हैं वो हमारा टारगेट होता है। लाइक एक बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड है, बेस्ट क्रिकेटर, तो दैट मींस उसने कौन सी नीड अचीव कर ली है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इसमें ये पॉइंट आता है, मैस्लो ने बोला जिनकी लोअर लेवल नीड पूरी नहीं हुई है उनको आप मॉनेटरी इंसेंटिव दीजिए, मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव दीजिए। आपने कहा सर जैसे जैसे आप उनकी सैलरी या पे अलाउंस बढ़ा सकते हैं, या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज दे सकते हैं, जैसे ज्यादा प्रोडक्शन किया तो ज्यादा वेज, कम प्रोडक्शन किया तो कम वेज। तो जिससे जिनको कम वेज मिलेगा वो भी मोटिवेट होंगे कि अब हमें भी और ज्यादा काम करके ज्यादा सैलरी लेना है। देन इज बोनस। आप उनको प्रॉफिट में थोड़ा और एक्स्ट्रा शेयर दे सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग एक तो बोनस हो गया, जैसे आपने देखा होगा दिवाली बोनस के भी कुछ एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है, या प्रॉफिट में एक हिस्सेदारी बना देना कि भी प्रॉफिट में से एक हिस्सा आपको सैलरी तो मिलेगी ही, प्रॉफिट में से एक हिस्सा आपको ये भी मिलेगा, तो दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। या स्टॉक ऑप्शन। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, जो लॉयल एम्प्लॉइज होते हैं, जो की एम्प्लॉइज होते हैं, उनको अपने शेयर्स को थोड़ा मार्केट रेट से कम रेट पे दे देती है, तो दैट इज अगेन मोटिवेट देम। देन इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी हो गया, ये इसका भी बेनिफिट दिया जा सकता है। परक्विजिट्स मतलब रहने के लिए फ्री मकान या फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। जैसे मान लीजिए पता है एम्प्लॉइज को कि उनके बच्चों की एजुकेशन उनकी फर्म की तरफ, उनकी कंपनी की तरफ से है, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से है, तो वो सारा डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, सारा डेडिकेशन उनका कंपनी के लिए होगा। टॉक अबाउट नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ये किसको दिए जाएंगे, जिनकी हायर लेवल नीड्स पूरी नहीं हुई हैं। तो इसमें आप क्या दे सकते हैं, स्टेटस दे सकते हैं, रिकॉग्निशन दे सकते हैं। आपने कहा सर ये स्टेटस का मतलब हायर जॉब पे पुट कर देना, चाहे सैलरी ना बढ़ाए। वो कह रहे हैं हमें सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी जो स्टेटस और डेजिग्नेशन है वो बढ़ा दीजिए। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट दे दीजिए, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज दे दीजिए, जिसके अंदर उनको थोड़ा चैलेंजिंग जॉब मिलेगी। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन में क्या है, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर लगा दिया तो वो हाईली मोटिवेट होंगे। जॉब सिक्योरिटी दे देना, मतलब सैलरी, इसमें मनी की बात नहीं की जा रही है, जॉब सिक्योर कर देना। कई बार एम्प्लॉइज कहते हैं कि भाई हमारी जॉब सिक्योर कर दीजिए, चाहे पैसे कम दे दीजिए। या फिर उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना, या उनको ज्यादा पावर्स दे देना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, गिविंग देम मोर पावर्स, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट इज लीडरशिप। तो व्हाट इज लीडरशिप, ये भी आपका एलिमेंट है किसका, डायरेक्टिंग का। तो लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स in such a manner so that they will do whatever leader want them to do, that is what called leadership। अब इसकी फीचर्स क्या है, इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, मतलब ये इन्फ्लुएंस करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है, सबऑर्डिनेट्स को। देन उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जब उनको राइट डायरेक्शन मिलती है तो उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होगा। कॉमन गोल्स, देखिए आप जो लीडरशिप होती है वो उनके कॉमन गोल्स को क्रिएट करती है, क्योंकि जब उनको एक सही लीडर मिलेगा तो डायरेक्शंस जो होंगी वो सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे।
एंड कॉन्टिन्यूस। देखिए लीडरशिप जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डजेंट मीन कि लीडर आज अपनी लीडरशिप कर रहा है तो कल उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एवरी टाइम ए मैनेजर शुड बी ए गुड लीडर, तो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक रिक्वायर्ड होंगी। आपने कहा सर कोई एग्जांपल है लीडरशिप का? जैसे आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस गेव वन स्लोगन के भी, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी, जिसके अंदर फॉलोअर्स हैं एंड दे आर फॉलोइंग हिम। जो अब देखिए मान लीजिए लीडर है बट उसके फॉलोअर्स नहीं है, उसको मान नहीं रहे हैं, तो ही इज नॉट ए गुड, ही इज नॉट ए लीडर। तो इसका मतलब लीडरशिप के लिए जरूरी है कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए किसको? सबऑर्डिनेट्स को, और सबऑर्डिनेट्स भी अपने लीडर को मानते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, ये कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 स्टाइल हो सकती हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजे फेयर, जिसको फ्री रेन भी कहते हैं। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल किसके लिए काम करती है? जो कि लेबर क्लास होती है, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, वहां पर अप्लाई की जाती है। सुटेबल कब है? जब हमारे एम्प्लॉइज ज्यादा एजुकेटेड ना हो। तो इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है वो वन वे आर्मी टाइप, वन मैन आर्मी की तरह काम करता है। जो लीडर है वो इंस्ट्रक्शंस देता है, उनसे सजेशंस नहीं लेता। तो इसमें जो कम्युनिकेशन है वो केस कैसा रहेगा? ओनली डाउनवर्ड, ओनली डाउनवर्ड, उनसे सजेशंस लेगा नहीं लेगा। तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, सिंगल मैन डिसीजंस हैं, वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे नहीं है, मैंने अभी आपको बताया। इसके बेनिफिट होंगे क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग क्विक हो रही है, सेटिस्फैक्टरी वर्क, जैसा वो काम चाह रहा है वैसा ही काम होगा। और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। क्या होगा? अब हमारे एम्प्लॉइज थोड़ा मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, हर टाइम उनको सुनने को लिए मिलेगा, हर टाइम उनको स्कोल्डिंग होगी, वो एजिटेशन टू वर्क, वो काम से मन चुराएंगे, जी चुराएंगे, उनको लगता है कि यार हमारा तो कोई सजेशन सुनता ही नहीं है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या है? डेमोक्रेटिक स्टाइल वो होती है जिसके अंदर जो लीडर होता है वो अपने को लीडर नहीं मानता है, वो वर्कर्स के साथ मिलकर काम करता है, उनसे कंसल्ट करता है। तो यहां जो कम्युनिकेशन है वो वन वे नहीं है, कैसा है? टू वे है। उसका अपने सबऑर्डिनेट्स में पूरा फेथ है। तो आपने कहा सर हमें डेमोक्रेटिक कब फॉलो करना चाहिए? हमें डेमोक्रेटिक तब फॉलो करना चाहिए जब हमारे एम्प्लॉइज एजुकेटेड हों और यहां ओपन कम्युनिकेशन है। इससे उनका मोरल बूस्टअप होगा, कॉपरेशन मिलकर काम करेंगे। पर इसमें कुछ कमी भी रहेगी क्योंकि अब कंसल्ट करके काम होगा तो डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि एजुकेटेड एम्प्लॉइज होना जरूरी है। अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो यू कांट फॉलो द डेमोक्रेटिक स्टाइल। अब फ्री रेन हमें कब यूज करनी चाहिए? जब हमारे सबऑर्डिनेट्स हाईली एजुकेटेड हों। कैसे हों? हाईली एजुकेटेड हों। तो हम क्या बोलेंगे उसको? लेजे फेयर स्टाइल या फ्री रेन। इसमें हमारा सबऑर्डिनेट्स पे फुल फेथ है और उनका वो सेल्फ डायरेक्टेड है। आपने उनको काम बता दिया, अब वो काम करते रहेंगे, चाहे काम को वो कैसे भी करें, चाहे वो ऑफिस में लेट आए, चाहे वो जल्दी आए या घर पे बैठ के काम करें। वर्क शुड बी डन ऑन टाइम। हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब यहां उनको पूरी तरह से इंडिपेंडेंस दे दी जाती है, मतलब वो फ्रीली काम करते हैं। एंड इसका फायदा होगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका मोटिवेशन हाई रहेगा, किसका? एम्प्लॉइज का। बट कुछ कमियां भी रहेंगी। अब यहाँ जो मैनेजर है, जो लीडर है, उसका रोल कुछ है ही नहीं, उसने तो उनको काम बता दिया, दैट्स इट। तो उसका जो रोल है वो डाउन हो जाता है। दूसरा, फिर यहाँ कोऑर्डिनेट करना मुश्किल है क्योंकि सारे एम्प्लॉय जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लीडरशिप। और लास्ट एलिमेंट जो है हमारा डायरेक्टिंग का, दैट इज कम्युनिकेशन। आपने कहा सर कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मींस पासिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो मैंने बताया पासिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स, तो इसका मतलब यहां पे हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। तो इसका मीनिंग क्या है ये मैंने बता दिया। फीचर्स, यहाँ पे कम से कम 2 लोग होने चाहिए। हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे? आइडियाज। और यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। हमने जो बोला उसको वैसे ही वो समझ में आ रहा है। अगर उसको वो समझ में नहीं आ रहा है तो वो कंप्लीट नहीं हुआ कम्युनिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज आपका कंटिन्यूस इन द सेंस कि भी जब तक बिजनेस चलेगा वी नीड इट एंड वी विल यूज वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स बोथ। अब कई बार मान लीजिए आप कहीं पे साउथ में चले जाते हैं और वहां की लोकल लैंग्वेज में कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो दैट इज ओनली वन वे। वो भी बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बोल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, बोल दोनों रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वहां कम्युनिकेशन गैप है। क्लियर? तो नेक्स्ट इज हमारा एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स क्या है किसके? कम्युनिकेशन के। वन इज सेंडर, बट हु इज सेंडर? सेंडर द पर्सन हु सेंड द मैसेज। नेक्स्ट इज मैसेज। व्हाट इज मैसेज? मैसेज इज द सब्जेक्ट मैटर।
विच इज टू बी ट्रांसमिटेड, जो हमें ट्रांसमिट करना है, जो भेजना है. सब्जेक्ट मैटर इज व्हाट कॉल्ड मैसेज. एनकोडिंग, एनकोडिंग मींस ड्राफ्टिंग द मैसेज. जब आप उसको एनकोड करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं या सोचते हैं, जो बोलते हैं उसको बोलने से पहले सोचते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एनकोडिंग. देन इज मीडिया. मीडिया इज द रूट. मीडिया इज द रूट और द पाथ थ्रू विच द कम्युनिकेशन इज टू बी ट्रांसमिटेड. Next is decoding. Decoding means understanding the message. That is what called decoding. Then receiver. Receiver, the person who receive the message. Then is feedback. Feedback is the response or reaction given by the receiver of the message. एक वर्ड यहां पे आता है नॉइस. आपने कहा सर ये क्या होता है? नॉइस का मतलब होता है हर्डल इन द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के बीच में जो भी हर्डल आई, मान लीजिए टेलीफोन डेड हो गया, वो भी नॉइस है. आपने कहा आवाज तो नहीं हुई, आवाज नहीं हुई. वट एवर द हर्डल इन, मतलब जो कम्युनिकेशन के पाथ में जो भी गैप आएगा, जिस भी वजह से गैप आएगा, दैट इज नॉइस. ओके, जैसे आपका मान लीजिए आपका सर्वर जो है डाउन हो रखा है, आपकी जो नेट डाउन हो रखा है, आपकी मेल नहीं जा रही है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉइस. नेक्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे जो ऑफिशियल होता है, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल. जैसे आपका स्कूल है, उस स्कूल के अंदर कोई ऑफिशियल लेटर है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल. देन इसका एक प्रेस्क्राइब्ड पाथ होता है कि ये मैसेज कहां तक जाएगा और किस किस के थ्रू जाएगा. देन ये मैक्सिमम केसेस में रिटर्न होता है, ओरल भी हो सकता है पर मैक्सिमम केसेस में रिटर्न होता है. और जो मैसेज होता है वो पर्सनल मैसेज नहीं होता है, वो रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन होता है. देन इज डेलिब्रेट एफर्ट. मतलब ये जो कम्युनिकेशन चैनल है, ये इसको बनाना पड़ता है, ये अपने आप नहीं बनता. और इसके अब टॉक अबाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन नेटवर्क भी कहते हैं. मतलब यहां पे कहां से बात स्टार्ट हुई, कहां तक जाएगी, वी डोंट नो. तो अगर मान लीजिए किसी ऑफिस के अंदर दो फ्रेंड्स हैं, तो उनके बीच में जो अनऑफिशियल टॉक हो रही है, पर्सनल टॉक हो रही है, दैट इज व्हाट कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. तो ये अनऑफिशियल होता है, इसका प्रेस्क्राइब्ड पाथ नहीं होता, मैक्सिमम केसेस में ओरल होता है. और अनऑफिशियल मैसेजेस, जो मैसेज है वो अनऑफिशियल है, मतलब पर्सनल हो सकता है. और यहाँ र्यूमर्स, मतलब यहां पर अफवाहें बहुत होती हैं. नेक्स्ट इज क्विक रिले. क्विक रिले का मतलब है यहां पर जो बात है वो बहुत तेजी से आगे भागती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इसको ग्रेपवाइन नेटवर्क भी कहते हैं. और अब लास्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं, दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. वन इज सेमेंटिक बैरियर, देन इज साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर. व्हाट इज सेमेंटिक बैरियर? सेमेंटिक बैरियर होते हैं लैंग्वेज बैरियर. जैसे मान लीजिए बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, आपने जो अपना जो कम्युनिकेट करा वो इतना बैडली किया कि दूसरे बंदे को समझ में नहीं आया. या फिर सिंबल्स और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग. जैसे आपने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर कार, अब मैं उसकी इंपोर्टेंस पूछ रहा हूं या उसका प्राइस पूछ रहा हूं, दैट वी डोंट नो. तो टू मीनिंग्स आर कमिंग. नेक्स्ट इज योर फॉल्टी ट्रांसलेशन. आपने उसको अंडरस्टैंड गलत किया, गलत तरीके से समझ लिया. अनक्लैरिफाइड अजम्पशन. जैसे मान लीजिए मैं बीकॉम के बच्चे को पढ़ा रहा हूं और मैंने जर्नल एंट्री लिखनी चालू कर दी, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि उसको जर्नल एंट्री जो बेसिक्स हैं, उसके रूल्स जो हैं डेबिट क्रेडिट के, उसको ऑलरेडी आते हैं. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो कुछ चीजें बोलने से पहले मैं कुछ चीजें अज्यूम कर लेता हूं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड अनक्लैरिफाइड अजम्पशन. एंड टेक्निकल जार्गन का मतलब टेक्निकल वर्ड्स का यूज करना, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल जार्गन. तो ये कौन से बैरियर हैं आपके कम्युनिकेशन में? सेमेंटिक. नेक्स्ट इज इसको लैंग्वेज बैरियर भी कहते हैं. साइकोलॉजिकल या इमोशनल बैरियर क्या है? जैसे प्री मैच्योर इवोल्यूशन, मतलब हमने आधी बात बोलकर, मतलब आधी बात सुनकर पूरी का मतलब निकाल लिया, तो दैट इज कॉल्ड हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्री मैच्योर इवोल्यूशन. देन इज लैक ऑफ अटेंशन, या फिर आप जहां पे बैठे हुए हैं सुन रहे हैं वहां अटेंशन नहीं दे रहे. जब आप अटेंशन नहीं दे रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा. नेक्स्ट इज आपका पुअर रिटेंशन. अगर पुअर रिटेंशन तब होता है जब जो कम्युनिकेशन है वो मैक्सिमम केसेस में ओरल होता है और वो कई लोगों से गुजरता है, तो लास्ट तक बात जाते जाते जो है आधी रह जाती है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रस्ट, या फिर जो कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में जिनका एक दूसरे पे ट्रस्ट है ही नहीं, तो वो एक दूसरे पे फेथ करेंगे नहीं. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. जैसे पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज काफी रिजिड हैं, एक बात को एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लग रहा है. देन रूल्स बहुत ज्यादा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. या स्टेटस प्रॉब्लम है, जो हमारा सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट से बात नहीं करना चाहता, एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, वो कहता है कि भी मैं उनसे बात नहीं करूंगा, वो मेरे लेवल के नहीं है. या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इतनी लेयर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि एक बात को नीचे तक आने में ही काफी टाइम लग जाता है. हो सकता है 3 या 4 एम्प्लॉइज सेम ऑफिस में सेम रूम में बैठे हुए हैं, बट एक फाइल को एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर तक जाने में 10 दिन लग गए, दैट मे बी ए प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज अगला है फैसिलिटीज. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वाईफाई फैसिलिटी नहीं है,
या इंटरकॉम नहीं है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, जो कम्युनिकेशन को गैप में क्रिएट कर देगा। अगला बैरियर है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर दो टाइप के होते हैं, रिलेटेड टू सुपीरियर एंड रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। आपने कहा सर इसमें क्या है? अगर सुपीरियर से रिलेटेड है, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, उसको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे तक ही रहनी चाहिए, अगर सबऑर्डिनेट्स तक पहुंच गई तो यार ये भी बॉस बन जाएंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सबऑर्डिनेट्स, या उसका सबऑर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको लगता है कि इनको क्या बताना, इनको क्या समझ में आएगा, इट मे बी द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स में अनविलिंग टू कम्युनिकेट। कई बार कुछ बात ऐसी है कि कोई भी सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बोलने को तैयार नहीं है, नेगेटिव नेचर के, जो भी बोलने जाएगा उसको डांट पड़ जाएगी। और मे बी पॉसिबल लैक ऑफ इंसेंटिव, या ये मतलब है कि पिछली बार भी बोला था, कोई शाबाशी तो मिली नहीं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हमें तो कोई क्रेडिट दिया नहीं, तो हम क्यों बताएं। एंड हाउ टू ओवरकम, अब इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा अगर मैसेज क्लियर है, बिल्कुल मैसेज क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और गुड लिसनर्स होने जरूरी हैं। दोनों ही गुड लिसनर्स होने चाहिए, जो बोल रहा है वो भी एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, जो उनकी बात को, उनकी फीडबैक को सुने, समझे कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन में कोई गैप है, और वो लोग भी अच्छे लिसनर होने चाहिए। फॉलोअप में देखना कि भी हमारा कम्युनिकेशन कितना अच्छा रहा, कितना बेटर रहा, हम उसमें क्या और चेंजेस कर सकते हैं। फीडबैक लेना मतलब पूछना उनसे कि भाई उन लोगों को कितना समझ में आया। नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ द आइडियाज क्लियर होने चाहिए, एज पर द नीड ऑफ द लिसनर होनी चाहिए, लिसनर की नीड को भी हमें देखना पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है। एंड नेक्स्ट इज कंसल्ट बिफोर, मतलब बिफोर कम्युनिकेशन, मतलब आपको पहले कंसल्ट करना चाहिए कि भी हमें क्या बोलना है, उसके बाद ही हमें अपनी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। क्लियर? तो मैंने आप लोगों से ये यूनिट नंबर 7 डायरेक्टिंग को एक्सप्लेन किया। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।